उत्तराखंड में सत्ता हस्तांतरण हो गया। मुख्यमंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली और इसके साथ सबसे शुभ काम हुआ कि आज महाशिवरात्रि पर जब महाकुंभ 2021 का पहला स्नान है, मुख्यमंत्री ने संभवतः शपथ लेने के बाद सबसे पहला जो काम किया वो किया गंगा स्नान। और इसके बाद दूसरी बड़ी खबर यह आई कि मुख्यमंत्री ने अपने सचिव के रूप में उस आईएएस अधिकारी को चुना है जिसकी छवि साफ सुथरी है और जो प्रशासनिक दक्षता का एक बड़ा उदाहरण है उत्तराखंड में। लेकिन इन सब खबरों के बीच में जो एक बड़ी खबर लोगों के दिलो दिमाग पर कौंध रही है वो है कि उत्तराखंड की कैबिनेट में किन किन विधायकों को स्थान मिलेगा और कौन मंत्री होंगे जो इस सूची से छूटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNE टीवी का विशेष कार्यक्रम खरी खरी। तो एक एक करके हम बात करते हैं पिछले त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल में मंत्रियों की, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि तीरथ सिंह रावत सरकार में उन्हें मंत्री पद मिल भी सकेगा या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद में पौड़ी की चौबट्टा खाल सीट से विधायक के रूप में जीते सतपाल महाराज की। सतपाल महाराज को उनकी राजनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा सा उनके बारे में भी जानना पड़ेगा। नंबर एक, हरिद्वार में उनके आश्रम हैं और हरिद्वार में एक बड़े जनसामान्य में उनकी एक पहुंच है। दूसरा, कांग्रेस शासन में उनकी पत्नी अमृता रावत नैनीताल जिले के रामनगर विधानसभा से विधानसभा का चुनाव जीती थी और उसके बाद वे मंत्री भी रही थी। तो नैनीताल ज़िले में भी उनकी पकड़ है और चौबट्टा खाल में जहां से वो इस समय विधायक हैं वहां भी उनकी ठीक ठाक पकड़ है। अभी तक त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में उन्होंने सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, वर्षा जल संचयन, पर्यटन, तीर्थ यात्रा और धार्मिक मेले जैसे विभाग संभाले हैं और चर्चाओं में रहे हैं। कई बार अधिकारियों को फटकारते हुए उनके वीडियोस भी वायरल हुए हैं। जो कुछ हुआ, सोशल मीडिया पे जो खबरें चली कि सतपाल महाराज को लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा और चौबट्टा खाल की सीट खाली करके तीरथ सिंह रावत को उपचुनाव के लिए दी जाएगी। शाम ढलते ढलते सतपाल महाराज ने साफ कर दिया कि चौबट्टा खाल सीट को खाली करने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये कह के और एहसास करा दिया सरकार को कि वो इतने हल्के नहीं हैं जितना उन्हें समझा जा रहा है। इस नाते जब समीकरण साधने की तीरथ सिंह रावत सरकार के सामने चुनौती होगी, लगता यह है कि सतपाल महाराज का नाम नहीं कटेगा। दूसरे नंबर पे आते हैं, कांग्रेस से ही पिछले चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत एक कद्दावर नेता हैं। उनका रिकॉर्ड ये है कि जहाँ से भी वो चुनाव लड़ते हैं और जिस भी पार्टी से लड़ते हैं वो चुनाव जीतते हैं। उनको नया विधानसभा क्षेत्र दिया गया था, कोटद्वार, और यहाँ भी उन्होंने अपने रिकॉर्ड को कायम रखा और वो लगातार जीते। लेकिन त्रिवेंद्र सरकार से इनका जो समन्वय रहा वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। ख़ासकर आखिर के कुछ एक महीनों में तो हरक सिंह रावत के पर कतरने की काफ़ी कोशिशें की गई। आम आदमी पार्टी से हरक सिंह रावत का नाम भी जोड़ा जाने लगा, उनके कुछ अधिकार भी सीमित किए गए। लेकिन हरक ने नाराज़गी होते हुए भी मंच पर सार्वजनिक रूप से सरकार की कोई खिलाफत नहीं की। कांग्रेस ने भले ही उन्हें उल्हाना देते हुए ये भी कहा हो कि जो अपना घर छोड़ के
दूसरे के घर में जाता है तो वो मेहमान की तरह ही रहता है। लेकिन हरक सिंह रावत ने इस पे एक गंभीर राजनीतिक की तरह रुख अपनाया। चूँकि तीरथ सिंह रावत के सामने भी समस्या समीकरणों को साधने वाली होगी, इस बिना पे आप कह सकते हैं कि हरक सिंह रावत के नाम पे चर्चा अवश्य होगी। संभवतः ये भी हो सकता है कि अंतिम क्षणों में उनको कैबिनेट में शामिल किया जाए। इस मामले में तीसरा नाम आता है जो मूल भाजपाई कैडर से हैं, हरिद्वार के विधायक हैं मदन कौशिक। मदन कौशिक वो नाम है, जब भी त्रिवेंद्र सरकार संकट में आई या परेशानियों से घिरी तब त्रिवेंद्र सरकार को संभालने का बीड़ा उठाया मदन कौशिक ने, और एक वो सुलझे हुए नेता की तरह उभर कर सामने आए हैं। कई विवादों को उन्होंने निपटाया भी है, लेकिन उनकी जो मूल समस्या है वो है सतपाल महाराज। हरिद्वार में सतपाल महाराज का एक वोट बैंक है और उनकी टकराहट अमूमन होती रहती है मदन कौशिक के समर्थकों से। लेकिन जिस तरह से मदन कौशिक ने अपनी कार्यप्रणाली साबित की है और अपने आप को संगठन और सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित किया है, उससे यह तो साफ है कि सिंह रावत कैबिनेट में मदन कौशिक का टिकट 100% तय है। अब अगला नाम आता है चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले ऊधम सिंह नगर के बाजपुर के विधायक यशपाल आर्या का। यशपाल आर्या बहुत ज़्यादा विवादों में नहीं फंसते, हालांकि बीच की मार्ग पर चलने वाले नेता उन्होंने अपने आप को साबित किया है। उनके बेटे नैनीताल के विधायक हैं संजीव आर्य, और यशपाल आर्या के पास में अभी तक जो जिम्मेदारियां थीं उनमें परिवहन सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, ग्रामीण विकास और तालाब विकास, परिवहन और समाज कल्याण को छोड़कर बहुत से विभाग ऐसे हैं जो जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। इस नाते, और चूँकि यशपाल आर्या विवादों में भी नहीं रहे हैं, लेकिन एक आरोप उन पर लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ वंशवाद का विरोध करती है और दूसरी तरफ पिता और पुत्र दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया। इस नाते भी, और चूँकि लगभग 4 साल का एक कार्यकाल उन्होंने मंत्री पद का पूरा किया, अब जब तीरथ सिंह रावत की सरकार होगी और वो अपने पसंद के मंत्रियों को चुनेंगे तो लगता तो ये है कि यशपाल आर्य का पत्ता कट सकता है। इसके बाद हैं ऊधम सिंह नगर के ही विधायक हैं गदरपुर इलाके से, और स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग इनके पास रहे, पंचायती राज विभाग भी इनके पास रहा, और चुनाव भी इनके पास है। अरविंद पांडे नाम है, चर्चाओं में रहते हैं। एक बार अध्यापक को चलती क्लास में एक गणित का सवाल पूछ बैठे थे जिसका उत्तर शायद उनके पास भी नहीं था। फिर एक पत्रकार से उलझ गए थे। पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम जैसे फर्जी पत्रकारों को जवाब देना उचित नहीं समझता, वगैरह वगैरह। विवाद इनके साथ भी रहे हैं, और ये भी माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सरकार में भले ही इनकी स्थिति मजबूत रही हो, लेकिन जब नए विधायकों को मौका देने की बात आएगी तो ऊधम सिंह नगर से और भी विधायक हैं, और संभवतः इनका भी नाम नए मंत्रिमंडल से कट जाए। अब एक नाम है सुबोध उनियाल। आप टिहरी के रहने वाले हैं और नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से आपने चुनाव लड़ा, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे और उसके बाद विधायक भी बने। उसके बाद जब त्रिवेंद्र सिंह ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था तो उसमें जो कैबिनेट मंत्री बने थे 6 लोग, इन 6 में से 4 लोग ऐसे थे जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और विधायक बने। वो लोग शामिल थे, और भाजपा के मूल भाजपा के सिर्फ 2 विधायकों को ही मंत्री बनने का
कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला था। ऐसे में सुबोध उनियाल को कृषि विभाग सौंपा गया था और इसके अलावा इनके पास में कृषि शिक्षा है, कृषि प्रसंस्करण है और रेशम विभाग भी इनके पास रहा। जो अगर आप इस नाते देखें कि कैबिनेट मंत्री रहते हुए उनके कार्यों की समीक्षा करें तो अपने क्षेत्र में तो वो सक्रिय हैं, लेकिन मंत्री पूरे प्रदेश का होता है और इस नाते भी जो समीक्षा आरएसएस की और जो हाईकमान ने अपनी एजेंसी से जो समीक्षा करवाई थी मंत्रियों की, उसके जो रिपोर्ट्स बाहर आई हैं उसमें सुबोध उनियाल के लिए भी लाल झंडी ही दिखाई पड़ती है। और अब बात करते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसमें 2 ही पद दिए गए थे। एक पद दिया गया था कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए नेता को, सोमेश्वर से विधायक बनी रेखा आर्या, और इनके पास में महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग दिया गया। ऐसे ही और दूसरे भी विभाग इनको दिए गए। चर्चाओं में रहती हैं, कभी अपने अधिकारियों से ही उनकी नहीं बनती है, लेकिन जब समीकरण साधने वाली बात आएगी तो संभवतः इनको तीरथ सिंह रावत कैबिनेट का टिकट मिल जाए। और सबसे आखिर में नाम है उस विधायक का, उस राज्य मंत्री का जो पूरे सत्ता हस्तांतरण प्रकरण की धुरी बन गया था। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर धन सिंह रावत। डॉक्टर धन सिंह रावत त्रिवेंद्र सिंह सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे और इनके साथ भी यही रहा कि चूँकि आरएसएस से पुराने जुड़े हुए हैं और इसलिए इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हुए भी महत्वपूर्ण विभाग मिला और लगातार एक्टिव रहते हैं। गढ़वाल के अलावा नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, यहाँ के भी लगातार ही दौरे करते रहते हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी के अपने और विश्वस्त मंत्री रहे हैं। बस थोड़ा सा इनका अधिक बोल जाना या फिर अपने ही विधानसभा क्षेत्र में वायदे पूरे ना करने के जो आरोप इन पर लगे और उनके खिलाफ एक बार इन्हीं के इलाके में नारेबाजी भी हो गई थी। और इन सब बातों को अगर हम किनारे रखते हैं तो ये माना जा रहा है कि धन सिंह रावत भी इस बार राज्य मंत्री से प्रोन्नत होकर कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। और अब सवाल ये उठता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे और उनके कैबिनेट के नाम हमने आपको गिना दिए हैं। अगर त्रिवेंद्र सिंह को हटाया गया मुख्यमंत्री पद से तो ये तो सीधी सी बात है कि उनके मंत्रियों के कामकाज की भी समीक्षा हाईकमान ने की होगी। और निश्चित रूप से आज जब 2 दिन हो चुके हैं और नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शपथ भी ले ली है, लेकिन अपनी कैबिनेट के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है, तो निश्चित रूप से ये बात है कि सूची तैयार हो चुकी होगी। लेकिन वो सूची जब तक हाईकमान से ओके नहीं हो जाती तब तक उसकी घोषणा नहीं की जाएगी। कौन हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते हैं, ये सिर्फ अभी अटकलों का दौर है और जो समीक्षा मैं आपको कर रहा हूँ वो भी अटकलों तक ही सीमित है। पिछले त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में हमने आपको बताया 6 कैबिनेट मिनिस्टर थे और 2 राज्य मंत्री, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही भाजपा मूल के कैबिनेट मिनिस्टर बने और 2 में से 1 राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जो बने वो भी भाजपा कैडर के हैं। इसके अलावा 5 जो मंत्री बने थे वो थे जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उसके बाद वो विधानसभा चुनाव भी जीते। अब एक बड़ी बात यह है कि तीरथ सिंह रावत को कितने मंत्री बनाने चाहिए, तो कुल मिला के 11 मंत्री तीरथ सिंह रावत बना सकते हैं। अगर सभी मंत्रियों को रिपीट कर देते हैं तो उनकी संख्या कुल मिलाकर 8 है
और 3 मंत्रियों की और जगह भी बनती है तीरथ सिंह रावत कैबिनेट में। कौन है कतार में, किनके नामों की चर्चा ज़्यादा है? एक नाम अभी आज सुबह ही अचानक ही सामने आ गया है। बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट गए हैं मुख्यमंत्री का स्वागत करने, उनका अभिनंदन किया, उनको पुष्पगुच्छ भेंट किया और उनके सामने ऑफर रखा कि यदि आप चाहें तो मैं बद्रीनाथ सीट आपके लिए खाली कर सकता हूं। हालांकि मुख्यमंत्री के सामने भी एक बड़ी अबूझ पहेली बना हुआ है कि वो चुनाव कहां से लड़ें। एक अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट खाली है, यहां उपचुनाव होना है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कल दिन में एक चर्चा आ गई थी कि चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज को लोकसभा में ले जाया जाएगा और सतपाल महाराज की खाली सीट पर मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन सतपाल महाराज ने स्वयं ही इसका खंडन भी कर दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल चौबट्टा खाल सीट को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर महेंद्र भट्ट के ऑफ़र को तीरथ सिंह रावत ने स्वीकार कर लिया तब तो अलग विषय है, वरना महेंद्र भट्ट ने भी ये एक तरह से साबित किया है कि वो भी मंत्री पद की कतार में हैं। और कौन लोग शामिल हो सकते हैं? एक नाम है डीडी हाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल का। ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और बिशन सिंह चुफाल के पास खासा अनुभव है, ठीक वैसे ही जैसे कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत के पास था। बंशीधर भगत को अकोमोडेट कर लिया गया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन बिशन सिंह चुफाल को अभी तक इस तरह का कोई तोहफा नहीं दिया जा सका है। तो तीरथ सिंह रावत की बहुत कोशिश होगी कि वो बिशन सिंह चुफाल को भी सत्ता में भागीदारी सौंपें। इसके अलावा एक नाम बागेश्वर से है, बलवंत भौरियाल। ये भी अनुभवी विधायक हैं और लगातार संघर्ष करते रहे हैं और इनके अनुभव को देखते हुए भी ये भी कतार में है कि इनका नाम भी मंत्री पद की सूची में शामिल हो। हरभजन सिंह चीमा एक नाम है, काशीपुर के ये विधायक हैं और इनके पास भी लगातार चुनाव जीतने का अच्छा खासा अनुभव है और अभी तक ये भी पार्टी की ओर से हाशिए पर ही धकेलाए जाते रहे हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर इनके कुछ वक्तव्य भी सामने आ चुके हैं और अगर इनकी नाराज़गी को पार्टी दूर करना चाहती है तो उन्हें भी मंत्री पद देना ही होगा। हमने अपनी समीक्षा में आपसे बताया था कि गदरपुर के विधायक जो अरविंद पांडे जो मंत्री हैं और बाजपुर के विधायक यशपाल आर्य ये भी मंत्री हैं और इन दोनों के नामों पर अभी संशय है कि इनको दोबारा से कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। तो ऊधम सिंह नगर से 2 और कौन हो सकते हैं? एक नाम मैंने आपको बताया काशीपुर से चीमा साहब का, और दूसरा नाम जो अचानक आपने अगर आपको पीछे स्मरण हो, जब से ये सत्ता हस्तांतरण का पूरा प्रकरण जो नाटक शुरू हुआ उसमें एक और नाम उभर के आया था उप मुख्यमंत्री के लिए, वो था खटीमा के विधायक पुष्कर सिंह धामी का। पुष्कर सिंह धामी लगातार जूझने वाले नेता हैं, विधानसभा के बाहर कई बार धरना दे के बैठ जाते थे कांग्रेस शासन में और पहाड़ी मूल के हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए चूँकि उनका नाम भी कहीं घूम रहा था ऊपरी लेवल पे, तो एक संभावना ये भी है कि पुष्कर सिंह धामी को भी इस सूची में शामिल किया जाए। कुल मिलाकर ये सूची अब बन चुकी है 8 और 4 12 लोगों की, और 1-2 नाम जो देहरादून से भी हो सकते हैं, जैसे एक नाम हरवंश कपूर साहब का भी है। हरवंश कपूर साहब को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा ये भी तीरथ सिंह रावत को सोचना होगा। इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं जिनके बारे में तीरथ सिंह रावत को सोच समझकर अपनी रणनीति बनानी होगी, उन्हें कहाँ कहाँ कैसे कैसे एडजस्ट किया जाए। उसके बाद में उनकी दूसरी चुनौती जो बड़ी चुनौती है वो होगी दायित्वधारियों की, लेकिन वो भी उसको भी फेस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मंत्रियों के नामों पर चर्चा लगातार जारी है, अटकलों का दौर जारी है और संभवतः कोशिश सरकार की ये होगी कि कल शाम तक
इस मामले में ऐलान कर दिया जाए, ताकि पार्टी की जो छवि है और जो कोशिशें हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त और नई स्फूर्त सरकार 1 साल के लिए देने की, वो पूरी हो सके। आज का खरी खरी इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में ऐसे ही किसी और विषय को लेकर।